नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। श्रद्धा की जिंदा लौटाने की तमाम जो कयास थे, तमाम जो अपेक्षाएं थी, अब वो मुर्दा साबित हो रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये खुलासे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो उम्मीदें हैं वो खत्म होती नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है, जिस तरह से रोजाना नए नए खुलासे, नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुए, ये बहुत चौंकाने वाले हैं। कोई व्यक्ति इतनी खराब मानसिकता का कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति इतना विभत्स कैसे हो सकता है कि उसने एक लड़की को 35 टुकड़ों में बांट दिया? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान, एक महत्वपूर्ण पैनल जुड़ चुका है इस डिबेट में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ संजय चौधरी जी बीजेपी से इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिलीप यशवर्धन जी हैं, बहुत स्वागत है आपका कानून जानकार के तौर पर। मधु तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत स्वागत है मधु जी आपका। हमारे साथ नेहा श्री मनोवैज्ञानिक के तौर पर जुड़ चुकी है इस पैनल में, बहुत स्वागत है। नावेश शिको जी हमारे साथ मौजूद है, इस पैनल पर जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें ज्वाइन किया, बहुत स्वागत है। और फखरुल हसन समाजवादी पार्टी से नेता इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में जुड़ चुके हैं। सभी से आपका मैंने तारुफ करवाया, लेकिन बड़ी बात यह है, सवाल यही है कि हमारे देश में बड़े बड़े कानून हैं और अभी भी व्यापक सुधार की ज़रूरत है। ऐसे कानूनों को धरातल पर लाने की ज़रूरत है और ऐसी दिशा में कुछ ऐसे प्रयास करने की ज़रूरत है जो वाकई में एक नज़ीर बन सके, एक मिसाल कायम कर सके कि ऐसे मामलों में अगर सज़ा मिलेगी ऐसे आरोपियों को तो वो कड़ी से कड़ी होगी। चर्चा की शुरुआत करते तमाम मेहमानों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शुरुआत करते हैं संजय चौधरी जी से। संजय जी बहुत स्वागत है। संजय जी, ये जो पूरा मामला है जिस पर इस वक्त देश भर में डिबेट चल रही है, श्रद्धा से रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, बड़ी बात यह है कि आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? इसे जिहाद से जोड़ना चाहिए या फिर नहीं? संजय जी। देखिए, मुझे लगता है कि जब तक इस कांड का पूरा राजफाश नहीं हो जाता तब तक हमें इसके किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से और उसके सबक लेने के लिए अपने आप को तैयार करने से मुझे लगता है कुछ वक्त लेना चाहिए। जब तक इसके सारे साक्ष्य ना आ जाएं, जब तक इसका परीक्षण ना हो जाए। आज एक श्रद्धा का एक लेटर इस समय मीडिया में चल रहा है कि 2020 में उसने बॉम्बे की पुलिस को कोई लेटर दिया था जिसमें इस बात की आशंका जताई थी, उसने शिकायत की थी, आफ्ताब उसके टुकड़े कर देना चाहता था। तो ऐसे आने के बाद तो इसका मतलब है कि उसकी मंशा सालों साल पहले की थी। तो ऐसी मंशा के साथ अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो निश्चित रूप से उसका षड्यंत्र बहुत गहरा था। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या सोशल प्रॉब्लम है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या साइको सोशल प्रॉब्लम है या कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड मेंटेलिटी के थ्रू इसमें हुआ। क्योंकि आज ऐसा भी आ रहा है कि आफ्ताब की फैमिली वीकेंड्स पर उससे मिलती रहती थी और जब श्रद्धा ने ऐसी बात की तो आफ्ताब की फैमिली ने आफ्ताब को न केवल डिफेंड किया बल्कि उसको भी राजी किया कि इसके साथ रहने के लिए ही वो अपनी सहमति दे। तो मुझे लगता है कि जब तक इसके पूरे तथ्य नहीं आ जाते और पूरे तथ्य सार्वजनिक नहीं हो जाते तब तक इस पर कोई राय बनाना मुझे लगता है कि अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। निश्चित रूप से देश में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, वो ध्यान आकर्षित कर रही हैं, लेकिन इस घटना की अगर हम विवेचना करेंगे तो जब तक सारे तथ्य नहीं आ जाते तब तक हमें लगता है कि किसी राय पर पहुंचने से बचना ज्यादा ठीक होगा। ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। दिलीप यशवर्धन जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस पैनल में। दिलीप जी, ऐसी तमाम घटनाएं हैं, देश में व्यापक कानून है, कठोर कानून बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की बात करें तो अक्सर बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। अभी निधि का ही मामला आप देख लीजिए, 4थी मंजिल से निधि नाम की एक लड़की को फेंक दिया गया था। श्रद्धा का मामला देख रहे हैं, बहुत से ऐसे मामले हैं जो चौंकाने वाले होते हैं। संजय चौधरी जी कह रहे हैं संगठित अपराध है। क्या ऐसे मामलों को संगठित अपराधों की श्रेणी में लाना ठीक रहेगा?
संजय जी की बात पर कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन ये संगठित अपराध तो नहीं कहलाएंगे। लेकिन हाँ, आप अगर सामान्य भाषा में कहते हैं तो एक प्लानिंग के तहत किया गया अपराध संगठित अपराध की परिभाषा में आता है। वो अलग बात है। देखिए, एक सत्य ये है स्वाति जी कि अपराध को तो कभी रोका नहीं जा सकता। आप दशकों से देख लीजिए, अपराध हमेशा से होते रहे और हमेशा होते रहेंगे। कानून का काम कितना है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर अपराध बहुत कम मात्रा में होता है। कानून उन देशों में भी है, कानून हमारे देशों में भी है, और हमारे देशों में कानूनों की इतनी ज़्यादा अधिकता है। ये बात मैं हर बार कहता हूं कि हमारे देश में लीगल प्रोविजंस की ओवरलैपिंग बहुत है। एक कानून दूसरे कानून के विरोधाभास में है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कानून बनाए गए। जैसे महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं को लेकर के अलग अलग तरह के कानून बनाए गए हैं। अगर वो वर्क प्लेस पर उसके साथ कोई अपराध होता है तो वर्क प्लेस पर कानून अलग है, डोमेस्टिक वायलेंस का कानून अलग है, बच्ची है तो कानून अलग है, और तरह का अपराध है तो कानून अलग है। कानूनों की अधिकता होना अपराध को कभी नहीं रोकता है, कानूनों का होना भी अपराध को नहीं रोकता है। अपराध को रोकता है कि कानूनों की जो कंप्लायंस है, यानी कि जो उसकी स्ट्रिक्टनेस है, उसका जो एंड रिजल्ट है वो कितनी जल्दी आ जाता है। ठीक है। और वहां पर सरकारों की प्रथम रोल, सरकारों का जो रोल है वो प्रथम है, और उसके बाद न्यायपालिका का रोल आता है। न्यायपालिका से भी त्वरित कार्रवाई हो, इसमें भी सरकारों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो भी इस तरह के मामले होते हैं, जितने भी ये अपराध होते हैं, इनमें एक पक्ष हमेशा सरकार होता है। और सरकार के साथ समस्या क्या होती है कि जैसे ही सरकार बदलती है, सरकार के पैरोकार बदल जाते हैं। पैरोकार बदल जाते हैं तो जो पुराने केसेस होते हैं वो कहीं कोने में चले जाते हैं, नए केसेस आते हैं, उन पर ध्यान ज़्यादा चला जाता है। तो ये जो नॉन कंप्लायंस है और जो डिले इन जस्टिस है, ये डिले इन जस्टिस अपराधियों का मनोबल हमेशा बढ़ाता है, क्योंकि उसको पता है कि आज मैं अपराध करूंगा तो इसका नतीजा आते 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 हो सकता है मेरा बुढ़ापा आ जाए। कितना जघन्य अपराध दिल्ली में हुआ था, सब जानते हैं। एक नजीर बनी, उसको लेकर के एक नया कानून भी बनाया गया, लेकिन उस अपराध पर फैसला देते देते 8 साल लग गए थे। तो आप सोचिए कि जहां पर आपका जो अपराध है वो एविडेंट है, हर तरीके से जस्टिफाइड है, हर तरीके से उसको सिद्ध किया जा चुका है, उसके बाद भी फैसला देने में 8 साल लग जाते हैं। और 8 साल के फैसले के बावजूद भी उसके वकील ने, डिफेंडेंट के वकील ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने फिर मर्सी पिटीशन लगा दी। क्यों? क्योंकि आपके कानून में ऐसी कमी है। अगर 8 साल एक केस खींचा तो इसका मतलब कानूनों में कहीं कमी थी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी योगी आदित्यनाथ 2020 में कानून लेकर आए, लेकिन उस पर भी अभी सुधार की जरूरत है। वर्तमान कानूनों में अभी ऐसी क्या कमी देखते हैं आप? क्योंकि देखिए, सरकार का साफ कहना है कि प्रदेश अपने हिसाब से कानून बनाए इस पर। स्वाति जी, 2 बातें हैं। हो सकता है कि संजय चौधरी जी मेरी बात पर ऑब्जेक्ट करेंगे। एक होता है व्यक्ति का प्रभाव और एक होता है कानून का प्रभाव। व्यक्ति का प्रभाव, जब तक वो व्यक्ति कुर्सी पर है तब तक वो प्रभाव रहता है, और जैसे ही वो व्यक्ति कुर्सी से हटता है उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम कानून का प्रभाव स्टेब्लिश कर देते हैं तो उस कुर्सी पर कोई बैठे, वो व्यक्ति रहे ना रहे, कानून का प्रभाव हमेशा रहे। बिल्कुल, बहुत सही बात। योगी जी की बात हम लोग करते हैं बार बार, हम कानून को हम महत्व नहीं देते हैं, हम योगी जी को महत्व देते हैं। और योगी जी जब तक हैं तब तक ये कंप्लायंस तेज हो रही है। जिस दिन योगी जी नहीं रहेंगे उस दिन क्या होगा? क्योंकि कानून तो वही पुराने हैं जो सपा सरकार में थे, जो उसके पहले सरकारों में थे। आपने अगर एक आध 2 नए कानून बना भी दिए तो कंप्लायंस आप नहीं कर रहे हैं उसकी। आप ऐसे कानून बना दीजिए जहां पर ऑटोमेटिक, जिसको पायलट मोड कहते हैं, कि जो न्याय है वो पायलट मोड में चलना चाहिए, जो कंप्लायंस है वो पायलट मोड में चलनी चाहिए। वो योगी जी के डर से नहीं चलनी चाहिए, वो भाजपा सरकार की वजह से नहीं चलनी चाहिए। वो जो न्याय व्यवस्था है इस देश की, उसकी वजह से वो चीजें अपने आप आगे बढ़ती हैं। एक पॉलिटिकल रिएक्शन यहाँ पर और ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी से नेता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, फखरुल हसन जी। इस पर आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम मुद्दे ये जो देश में हो रहे हैं, चाहे श्रद्धा का मामला हो, निधि का मामला हो, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आ जाना चाहिए ऐसे मामलों में? सबको साथ चलने की जरूरत है। देखिए, ये तो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें दलगत राजनीति कहाँ से आ गई और कहाँ से पॉलिटिक्स आ गई? ये तो अपराध है और अपराध की सजा होती है। देश में संविधान है, संविधान अपना काम करता है। तो इसमें कहीं मैं समझता हूँ राजनीति की कहीं जगह नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी राजनीति ढूंढती है, क्योंकि वो ये नहीं बताती कि आफ्ताब पारसी है, वो उसमें मुस्लिम ढूंढती है। अच्छा, ये बता दीजिए फखरुल जी, जब आपने राजनीति की बात करी थी, हालांकि मैं आज इसे सोशल एंगल से उठाना चाह रही थी, क्या आप इसे जिहाद मानते हैं?
जिहाद क्या होता है आप पहले बताइए। आप बता दीजिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, जिहाद का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, आप बता दीजिए ना, आपसे नहीं। सवाल है। अरे भाई आपने बोला ना कि ये अपराध है, ठीक है, अपराध मान लिया ये अपराध है, तो बता दीजिए ना सर। लव है तो फिर जिहाद नहीं होना चाहिए, और अगर जिहाद है तो फिर लव नहीं होना चाहिए। आप बता दीजिए ना सर। अच्छा ये बता दीजिए, समाजवादी पार्टी मानती है कि लव जिहाद है? देखिए ऐसा ना स्वाति जी, पहली चीज तो जिहाद क्या होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपसे। मैंने यही सवाल पूछा था ना कि दलगत राजनीति से उठकर ऐसे मामलों पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। देखिए मैंने कहा ना, मैंने आपसे पहले ही लाइन में कहा हाँ। कि अपराध है, जघन्य अपराध है, और जघन्य अपराध की हमारे देश में कानून है, और कानून किसी को नहीं बख्शता है, सबको सजा देता है। हाँ, हमारे मित्र राजनीति, वो मुझे लगता है कानूनी विशेषज्ञ हैं, हाँ। वो बार बार भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे, और उन्हीं ने व्यक्ति की भी बात अच्छा, की, और कानून नहीं। अब बड़ा राज्य है, इसमें पहले आपकी सरकार भी रही, अब तो योगी जी ने कानून बना दिया। आप बोलने नहीं देंगे, सवाल पे सवाल करेंगे। सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं आप ना, तो सुनिए, बोलिए ना। तो दिलीप भाई ने भी बोला कि व्यक्ति और कानून दो अलग अलग बात कही, फिर उन्होंने कहा कि योगी जी की भी बात आई। तो क्या कानून उत्तर प्रदेश में व्यक्ति देख के लागू नहीं होता है? क्या हमने लखीमपुर में नहीं देखा कि कैसे किसानों को कुचल दिया गया था, और वो कानून उस व्यक्ति पे लागू होता था? क्या प्रेम पत्र भेजे गए थे, उनके घर पे नोटिस चिपकाई गई थी कि कल आ जाइएगा, आपको बुलाया है, यहाँ जांच में सहयोग कीजिएगा। देश की माननीय उच्च न्यायालय ने जब उस मामले में हस्तक्षेप किया तब उनको जाना पड़ा। एक ही मामला नहीं है, हाथरस का भी मामला है, सेंगर का भी मामला है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चेती थी। यही माननीय योगी जी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं, उस समय भी मुख्यमंत्री थे। और हमें आप कहते हो कि कोर्ट में, न्यायालय में मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, व्यक्ति देख के नहीं हो रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक केंद्रीय मंत्री हैं, देखिए सीधा सवाल था संजय जी, सीधा सवाल था कि लव जिहाद के एंगल से देख रहे हैं या फिर कुछ और? सुन तो लीजिए, एक मंत्री हैं, उनका मुकदमा तो माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई, आखिरी सुनवाई पे है, वो आ ही नहीं पा रहा है। तो देखिए कानून व्यक्ति देख के भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि सबके लिए बराबर है, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में व्यक्ति देख के, प्रभाव देख के कानून लागू होता है। अगर सबका साथ, सबका विश्वास वाली बात सरकार करती है, लेकिन सबको साध कर नहीं चलती है, ये आपका सवाल है। ठीक है संजय जी, 10 सेकंड में जवाब दीजिए, क्योंकि और पैनलिस्ट भी बहुत देर से इंतजार करें, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई इस पैनल में, महत्वपूर्ण हिस्सा है। सर 20 सेकंड, संजय जी। देखिए, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की राय क्या है। हाँ। समाजवादी पार्टी का एक भी ट्वीट, इनके बड़े नेता का एक भी रिएक्शन इस हत्याकांड पर शून्य है। यह बताता है कि महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति थी। इसीलिए देश के अंदर महिलाओं ने जब कभी भी जागृति की है, चाहे वो शाहबानों ने की हो या शायरा बानो ने की हो, गुजरा भत्ता देने की बात हो या 3 तलाक से दूर जाने की बात हो, महिलाएं जब भी खड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही लोग महिलाओं के आगे आने पर खड़े होते हैं। अपराध पे जरूर उनका आंकड़ा चेक कीजिएगा क्या है। लखनऊ में एक बलात्कार होता है, अपहरण होता है, आप क्या करते हैं? आपकी सरकार मुकदमा नहीं लिखा जाता है, मीडिया के दबाव के बाद वो मुकदमा लिखा जाता है। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, सरकार बनी थी, आपने कहा था अपराधियों की हालत खराब है, अपराधियों के पक्ष में समाजवादी पार्टी के तर्क आते हैं। महिलाओं के खिलाफ जब भी कोई बात होगी तो समाजवादी पार्टी के लोग महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये सामने की सामने बात है। ये श्रद्धा की हत्या पर नहीं बोलेंगे। संजय जी, फकरुल जी, मदरसा, यही देखिए आप लोगों को आपकी टाइमिंग दे आपके पास, आप लोगों को समय दे दिया गया, आप लोगों ने अपने अपने समय में अपनी बातें कर ली। कुछ और लोग भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। मधु तिवारी जी मौजूद हैं। मधु तिवारी जी, ऐसी मानसिकता कैसे आप देख रही है, कैसे इतने विभत्स हो जाते हैं लोग? स्वाति जी, मैंने अभी तक जितने लोगों ने बोला सबको सुना, और मुझे लगता है कि हम सबको, जब देश के अंदर ऐसा कोई कांड हो जाए, किसी भी शहर में हो, किसी भी जगह हो, हम सबको साथ मिलकर आना चाहिए, एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए। और जितना भी हम समझ रहे हैं, जिस घर में ये ऐसी वारदात होती है, उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले
एक सहमी हुई ज़िंदगी जीते हैं, और थोड़े दिन तक नहीं, वो काफ़ी टाइम तक उतने डरे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सीन देखा होता है अपनी बेटी के लिए। एक बेटी के साथ जो घटना घटित हुई है वो बहुत विभत्स है। बस यूं छोटे शब्दों में कहना चाहूँगी स्वाति कि बस आई हैव नो वर्ड्स फॉर हर। क्या बोलूँ मैं, ऐसी घटना पढ़ के तो जिस दिन से मैंने सुना है, मुझे बस जब कोई बात करता है तो सिर्फ आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और ये देश की बेटियाँ हमारी खुद की बेटियाँ हैं। और अगर जिस दिन हम इनको अपनी बेटियां मानने लग जाएंगे ना, ये हमारी बेटियां हैं, हमारा अंश, हमारे देश का अंश है, हम सब अपने देश के, क्या बोलूं मैम, ये हमारा देश है। भगवान इन बेटियों को सुरक्षित, इनके घर शाम को जब माँ बाप इंतज़ार कर रहे होते हैं, लौट के नहीं आती हैं, हम पलकों पे बड़ा करते हैं। एक एक सांसें हमारी बेटियों से जुड़ी होती हैं, और जैसे ही बेटी घर का बेल दबाती है, हमें लगता है हमारी जान आ गई। तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना देश में होती है। इतना लास्ट में ज़रूर कहूँगी कि शायद हमारा कानून थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, लचीला है, हमें शायद जल्दी इसका रिजल्ट देना चाहिए। हम काफ़ी देर कर चुके होते हैं। यानी हमारे देश में दंड नीति अभी उतनी प्रभावी नहीं है ऐसी घटनाओं पर, उसे लागू होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक के तौर पर हमारे साथ नेहा श्री भी जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है मैम, थोड़ा वक्त लगा। नेहा जी, एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर एक सामान्य व्यक्ति को और ऐसे व्यक्तियों को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि 35 टुकड़ों में काट दिया एक लड़की को, एक प्रेमी, एक लड़का इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है किसी के साथ? मानसिकता कैसी हो सकती है ऐसे लोगों के पीछे? स्वाति जी, सबसे पहले तो मैं ऐसे रिश्तों को प्यार का नाम नहीं देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यार से ज़्यादा साथ रहने की एक आदत सी है, जो हमें एक जिद्द बना देती है कि हमें ये चीज़ करनी ही है और इसके साथ हमें रहना ही है और ये चीज़ हमें पानी ही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कानून और सरकार और ये सारी चीज़ें तो बहुत बात का विषय है। अब अभी हम यहाँ एक कमरे में बैठे हुए हैं, आप अचानक से आए और मेरे ऊपर वार कर दें कि मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी और आप मुझे किसी तरह का हार्म पहुँचा दें, तो अब इसमें अगर मैं किसी भी चीफ मिनिस्टर को लाऊं, मैं किसी जस्टिस को लाऊं, मैं किसी लॉयर को लाऊं, ये बात तो बहुत बाद में आएगी जब वो कांड हो चुका होगा, क्योंकि हर वक्त हर कमरे में हर व्यक्ति तो मौजूद नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन जिसने ये कांड किया है, इसका अगर रिकॉर्ड देखा जाएगा, इसके लोगों से बातचीत की जाएगी, इसके परिवार में, तो इसका ये एग्रेशन, इसकी इस तरह की व्यवहार करने की जो प्रवृत्ति रही है, ये पहली बार नहीं रही होगी। और श्रद्धा ने भी कहीं ना कहीं बहुत सारे साइकोलॉजिकल, बहुत सारे प्रेशर, बहुत सारे डिप्रेसिव ऐसे मूवमेंट्स जरूर बियर किए होंगे जो कंडीशन यहाँ तक आई है। मैं अगर 2020 में भी बात हो रही है कि 2020 में उसने एक लेटर दिया था, या ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ पुलिस में जाकर ये लेटर दिया होगा, जरूर उसने किसी अपने से कोई ना कोई ये बात जरूर शेयर की होगी, या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रहा होगा कि ये बात उससे हटकर कहीं और गई होगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जहां से कहीं गई होगी, उसने क्या किया उसके साथ। तो मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की कोई बातचीत या इस तरह का कोई केस कोई लड़की या कोई लड़का या कोई बच्चा आपके पास लेकर आता है, तो उसको बजाय डांट के चुप करा देने से अच्छा है कि उस बात को, पूरे विषय को समझें और उसको वहीं सॉल्व करने की कोशिश करें। बच्चों में आज पेशेंस नहीं है। पेशेंस इसलिए नहीं है क्योंकि एक कहावत होती है कि अगर हम बच्चों को उपहार नहीं देंगे तो वो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन अगर हम संस्कार नहीं देंगे तो पूरे जीवन रोएगा। तो ये वाली बात आ जाती है कि बच्चे ने कुछ मांगा, उसको तुरंत, अगर वो चॉकलेट भी मांग रहा है 2 साल का बच्चा, तो हम उसे तुरंत प्रोवाइड कर रहे हैं। 5 साल का बच्चा साइकिल मांग रहा है तो हम उसे तुरंत प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक उसकी प्रवृत्ति सी बन जाती है जिद्द की और उस चीजों को हासिल करने की। तो श्रद्धा के केस में भी यही मामला मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लड़ाई झगड़ा, ये विड्रॉ जैसी सिचुएशन आई होगी। संतुलन से क्रिमिनल का क्या रिश्ता हो सकता है? देखिए, क्रिमिनल का रिश्ता हो सकता है क्योंकि अपनी बचत करने के लिए या खुद को बचाने के लिए इंसान इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करता है। क्योंकि अगर वो कोई किसी का मर्डर कर रहा है या किसी को मार रहा है तो वो पूरी तैयारी से ये काम करेगा ना, प्लानिंग से ये काम करेगा। अगर आप किसी को छोटी सी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी तो उसको बता के तो करेंगी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आप पूरी प्लानिंग के थ्रू करेंगी। तो उसने ये जो चीजें प्लान की कि उसको हमें ऐसे मारना है, ऐसे टुकड़े करने हैं, एक एक करके हमें हटा देना है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो उसका यही प्रोविजन। क्रिमिनल जब आदमी एग्रेशन
बहुत एग्रेशन, उसका नेगेटिव इमोशंस उसकी पर्सनालिटी में हाई हो जाते हैं, तो वो क्रिमिनल माइंड हो ही जाता है। और क्रिमिनल माइंड कहीं ना कहीं बेसिक उसकी टेंडेंसी में, मतलब उसके हाव भाव में, पेरेंटिंग वगैरह जो शुरुआत कहते हैं, बुनियादी जो शिक्षा है, जो संस्कार है, जो परिवेश है, वो सब भी बहुत ज्यादा बिल्कुल मायने जरूरी रखता होता है। बहुत मुझे मायने लगता रखता है कि, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि किसी के माँ बाप किसी बच्चे को ये संस्कार गलत नहीं देते शिक्षा कि नहीं तुम देते। किसी को हार्म पहुंचा दो वो, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि बच्चे की गलती पर, बच्चे की एक गलती पर आप उसको कैसे टैकल करते हैं। तो अगर आपने 5 साल में आप नहीं संभाल पाए, 10 साल की उम्र में नहीं संभाल पाए, 15 साल की उम्र में नहीं संभाल पाए, तो धीरे 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 व्यक्ति आपके हाथ से निकलता चला जाता है। तो ये किस्सा यहाँ तक पहुंचा है, तो इसके पीछे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें आपको नहीं पता है। तो किसी भी केस को पूरी तरह से हम समझे नहीं, ऐसा नहीं है कि दोनों का वक्त साथ नहीं गुजरा होगा या दोनों इंगेज नहीं रहे होंगे। कहीं ना कहीं अगर साथ रहते थे तो कुछ तो चीजें ऐसी रही होंगी, लेकिन अचानक से हालात बिगड़े या किन लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई लेकिन उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया या समाज के डर से उसको चुप करा दिया। जब एक बार व्यक्ति कह चुका है कि मेरा मन करता है कि मैं अपनी जान ले लूं, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये कह रहा है तो वो ऐसा कर भी सकता है। तो अगर ये बात उठी थी आज से 2 साल पहले या आज किसी भी के साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से आप बातचीत करें और उनके मन के भाव को जानने की कोशिश करें। ठीक है। और नवेद शिको जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। नवेद जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड में भी अंकिता हत्याकांड हुआ था, लेकिन वो थोड़ा इससे अलग था। बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, देश में लड़कियां सबसे ज्यादा इसका शिकार हो रही हैं। कुछ भी हो, लोग धर्म देख रहे हो, जिहाद देख रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन मर तो हमारी बेटियां ही रही हैं। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि ये लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और लोगों का, देश का दिल दहल जाता है इस तरह की घटनाओं के बाद, और एक आम राय निकल कर आती है जिसको सब लोग कहते हैं और मांग भी करते हैं। एक तो ये मांग कि सज़ा सख्त हो, दूसरी मांग ये कि सज़ा पेंडिंग ना हो, जल्दी हो, बहुत लेंथी, बहुत वक्त नहीं लगे, जैसे निर्भया में जिसमें जिक्र किया हमारे साथी पैनलिस्ट ने। सजा सख्त और जल्द हो, इसके लिए अगर पॉलिटिक्स भी हो तो स्वीकार है। पॉलिटिक्स कई मामले में गलत नहीं होती है, पॉलिटिकल भी, हाँ, अगर समाज ये कह रहा है, हमारा देश और हमारे देश की जनता एकजुट कह रही है, 2 मांगे कर रही है, कोई बहुत काबिल और बहुत विधिक जानकारी और बहुत पढ़ा लिखा की जरूरत तो नहीं है। आम जो एक बात निकल के आती है, दिल दहलाने वाली, बेटियों के साथ इस तरह के हादसे और इस तरह की घटनाएं, इस तरह की हत्याएं जब आती हैं तो पूरा देश से एक आवाज निकल के आती है कि सजा सख्त हो और जल्दी हो। लेकिन हमारे देश में हमारे कानूनों के बारे में अभी चर्चा हो रही थी कि कुछ ना कुछ ऐसा लचर है जिसमें हमें विलंब होता है, विलंब होने के बाद मामला ठंडा पड़ने लगता है। लेकिन सर, ऐसे मामले रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो हत्या नहीं, पूरी साजिश थी, बहुत जल्दी फैसला हो, बहुत जल्दी फैसला हो। मैं इस बात की मैं हैदराबाद की बात को नहीं कहता हूं कि एनकाउंटर कर दिया जाए या कोई इस तरह की घटना हो, बाकायदा कानून फैसला सुनाए, लेकिन कानून को फैसला सुनाने का मौका, वहां तक वो जो प्रोसीडिंग है उसमें कमजोरी ना हो, जैसा कि होता रहा है। जैसा कि आप इस बात को तो दोहराना पड़ेगा, और आपके डिबेट में अच्छी बात है कि ये बात दोहराई गई कि पूरे देश को हिला देने वाली निर्भया घटना जो थी, उस पर पूरा देश किस तरीके से एकजुट हो गया था, कैसे उसके खिलाफ था, किस तरह महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए सब लोग हाथ से हाथ मिलाए हुए इस बात के लिए एकजुट हो गए थे कि इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी फांसी की सजा और फांसी होने में कितना समय लगा, ये दुर्भाग्य की बात है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक दलों और हमारी सरकारों की इच्छाशक्ति, धार्मिक चश्मे से जब ऐसी घटनाओं को देख लिया जाता है तो एंगल अपने आप ही जनता सड़क पे आ सकती है, जनता सड़क पे आती है, जनता मांग करती है, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं सरकारें यानी पॉलिटिकल राजनीतिक दल ही सरकार चलाते हैं, उनके कानों तक ये बात आना चाहिए और वो अपने राजनीतिक स्वार्थ से ही करें, लेकिन करें ये फास्ट ट्रैक, कोई ना कोई ऐसा जल्दी से जल्दी। क्योंकि देखिए, एक बात को मानना पड़ेगा, हमारे देश में इस तरह की जो हैवानियत सामने आती है, जो इस तरह के दरिंदे सामने आते हैं, जितने भी बड़े दरिंदे हों, अगर सख्त सजा होगी, लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये है, क्या एक नॉर्मल थिंकिंग वाला क्या ऐसा कृत्य कर सकता है, ऐसी घटनाओं को कारित कर सकता है?
एक नॉर्मल थिंकिंग वाला व्यक्ति? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक एक आदमी के अंदर एक क्रूरता होती है, कहीं ना कहीं नफरत होती है, कहीं ना कहीं इंसानियत से विहीन होता है व्यक्ति, तब इस हद तक आता है। देखिए, जंगली जानवर, खूंखार जानवर जो होते हैं, उनको भी सख्ती के साथ में उंगलियों पे नचाया जाता है। एक बड़ा साइकोलॉजिकल बात है। एक शेर, एक खूंखार, एक भेड़िया को सर्कस में किस तरह एक लाठी देख लेता है तो वो डर जाता है। तो क्या इंसान जो क्रूर है अंदर से, जिसके संस्कार इतने बुरे हैं, जिसका परिवेश खराब है, जिसकी बातें उसके कानों तक गलत गई हैं, जो एक जानवर बन गया है, अगर उसके सामने अगर कोई ऐसी घटना घटने जा रही है या किसी ने ऐसा इरादा किया है, कोई प्री प्लान है, ऐसा कोई प्लान है, चाहे उसको जिहाद कहा जाए या आप धर्म युद्ध कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, शब्दों का फर्क है और इसमें कोई धर्म नहीं जुड़ता है। लेकिन अगर कोई इस तरह का कोई इरादा करने जा रहा है, बताया जाता है कि वो अपने घर में वेब सीरीज देखा था अमेरिकन, फांसी पे लटकते हुए इस तरह के अपराधी आएंगे, सारी चीजें सीखी और उपाय सीखे गूगल पर सर्च करके कि कैसे जितना उसने किया है वो कैसे चीजों को मैनेज कर सकता है, सारी चीजें उसने बकायदा महीनों ट्रेनिंग ली। ये दुखद बात है। और हमारे देश में जो संस्कारों के लिए मशहूर है, हमारे देश की तारीफ इसलिए की जाती है क्योंकि सुसंस्कार हैं, हमारे क्या इंसानियत है, हमारे क्या अन्य देशों और समाजों के अपेक्षा हमारे क्या कहीं ना कहीं मानवता ज्यादा है, हमारे क्या रिश्तों को निभाने का सबक दूसरी दुनिया, वहां पर इस तरह के लोग पनप रहे हैं, तो उनके मनोविज्ञान को समझना होगा और उनके मनोविज्ञान को आप सॉफ्ट कैसे करेंगे, इसके लिए यही है कि एक सख्त सजा जब एक की होगी तो हजारों लाखों इस तरह के लोग जो हैं कहीं ना कहीं इस तरह का कृत्य करने में 100 बार सोचेंगे। इसलिए वही आम राय बार बार आती है कि सख्त सजा दी जाए, जल्द से जल्द सजा दी जाए, भले इसके लिए राजनीति हो। और देखिए, अब इस और मांग भी उठने लगी है। हमारे साथ संजय चौधरी जी भी जुड़े हैं, एक रिएक्शन उनका ले लेते हैं। संजय जी, ये बताइए कि असम के मुख्यमंत्री ने अब तो मांग भी उठा दी है कि देश में अब बड़ा और व्यापक कानून सिर्फ और सिर्फ लव और जिहाद के लिए लाना होगा। आज उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। संजय जी। नहीं, निश्चित रूप से इस प्रकार की मांग केवल हेमंत विश्व शर्मा जी की तरफ से नहीं आ रही। मुझे लगता है कि 2000 में केरल के मुख्यमंत्री अच्युतानंदन जी ने भी इस बात को कहा था और केरल के हाई कोर्ट ने अपने एक ऑब्जर्वेशन में भी कहा कि 5000 से ज्यादा घटनाएं जो हुई हैं वो लव जिहाद से मोटिवेटेड हैं और लव जिहाद पर काम करना चाहिए। और इस प्रकार का जो लव जिहाद का जो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है वो इस प्रकार की घटनाओं को मोटिवेट करता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि समाज में भी ऐसे लोग खड़े हो गए। मुझे एक फिल्म याद आती है, बाजीगर। उस बाजीगर फिल्म में शाहरुख खान जो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, वो अपनी प्रेमिका की हत्या कर देते हैं और वो एज ए हीरो आप देखें कि सोशलाइज्ड वर्ल्ड में वो चमकते हैं। तो समाजीकरण के आधार पर फिल्मों ने भी ऐसे नायकों को नायक बना दिया जो महिलाओं के प्रति क्रूरता की चीजें दिखाते हैं और वो समाज में आ रही है। मुझे लगता है कि न केवल कानून बनाना, न केवल साइकोलॉजिकल बेस पे उसका ऑब्जर्वेशन करना, बल्कि सोसाइटी में ऐसे लोग जो उसको मोटिवेट करते हैं उनको भी डिस्करेज करना, इसकी ज्वाइंट अप्रोच के साथ जब इस प्रकार से लड़ेंगे तो बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि इस घटना का प्रॉपर जब तक डायग्नोज नहीं हो पाएगा तब तक हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से इसकी मेंटेलिटी पर जाना बहुत जरूरी है और इस मेंटेलिटी पर जब हमला होगा तो वो साइकोलॉजी निश्चित रूप से डिस्करेज होगी। ठीक है, फखरुल हसन जी, आप इत्तेफाक रखते हैं संजय जी की बात से? संजय जी की बात से क्या इत्तेफाक रखा जाए? ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो गुजरात में बलात्कारियों को छोड़ती है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो कश्मीर में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, फिर उस बच्ची के बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालती है। जब उसकी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होने जाती है तो गायत्री प्रजापति का नाम सुना है फखरुल भाई आपने? मुलायम सिंह यादव तो कहते थे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। संजय जी पहले सुन लीजिए। गायत्री प्रजापति से मिलने जेल जाते थे। क्या बात करते हो यार? सुन लेंगे, अब आप पहले बोल लो फिर आपको सुनाएंगे। बयान की तुलना आप बलात्कारियों को छोड़ने से करते हो।
बयान की तुलना आप बलात्कारियों के समर्थन में रैली आप निकालने से बताओ ना। करते हो। अरे बलात्कार गायत्री की प्रजापति कौन थे आपके? बलात्कारियों को आपके बलात्कारियों समय की तो तुलना FIR भी नहीं हो पा आपने रही तो थी। अपने गृह राज्य मंत्री से गायत्री मुकदमा वापस ले लिया है। प्रजापति की आप तो FIR मुकदमा on the वापस लेने के लिए basis गए of हो। the ये तो decision देश of की Supreme सबसे बड़ी Court। अदालत ने उस मुकदमे को Supreme Court के decision वापस के करने बाद से मना कर गायत्री दिया है। प्रजापति पर आप किस FIR मुंह से होती है। बलात्कारियों की बात गलत करते हो? तथ्यों को आप मत भारतीय रखिए। जनता पार्टी बलात्कारियों के बलात्कारियों के समर्थन में हमेशा समर्थन में खड़े रहने वाले महिलाओं लोग के हो। आगे आप बढ़ने किस मुंह को से बोल रहे रोकने के लिए हो? मत आप खड़े किस हो मुंह से जाइए। बोलते हैं? आप किस मुंह से बोल रहे हैं? अभी आपने पढ़ा होगा हम न्यूज़पेपर इस में। मुंह से बोलते हैं कि महिलाओं को गुजरा भत्ता मिले, आपको क्यों तकलीफ होती है? आपको महिलाओं के क्यों साथ तकलीफ तीन होती है तलाक जब अगर बलात्कारियों होंगे, को सजा तो दी आपको जाती क्यों है? तकलीफ होती है? आपको क्यों तकलीफ आप होती है जब बताइए, बलात्कारियों को सजा दी जाती है? महिलाओं को गुजरा आपको क्यों भत्ता तकलीफ मिले, होती है आप इसलिए बलात्कारियों आपको से क्या मुकदमे तकलीफ वापस है? लेते हैं? आपको क्यों महिलाओं तकलीफ के होती है कि साथ आप तीन बलात्कारियों को तलाक जेल से देकर छुड़ाने उनको जाते समाज में फेंक हैं? दिया आपको जाए, कैसी हम तकलीफ इसको है? रोकते हैं, आपको आपको क्या कैसी तकलीफ है? ये कैसी महिलाओं के तकलीफ है कि विरोध में हाथरस खड़े में हो एक जाते बेटी का हैं, बलात्कार और होता उसके है बाद और भी रात के आप अंधेरे में आप उसको शिक्षा जला के देते साथ हो। उनके ये पक्ष कैसी में बयान तकलीफ है देते हैं। आपकी? संजय लखनऊ जी, में एक बेटी का संजय अपहरण जी, होता है, संजय जी, उसके साथ हाथरस की बलात्कार होता घटना है, का मुझे जिक्र कर मुकदमा रहे नहीं हैं। लिखा जाता। संजय जी कैसी देखिए, तकलीफ है हाथरस आपकी? की घटना किस का तरीके की जिक्र कर तकलीफ है रहे हैं। आपकी? देखिए, इस बात में भी सच्चाई थी। आधी रात को उस लड़की का अंतिम संस्कार करवा दिया आपकी पुलिस ने। उस वक्त भी तो मानवीय संवेदनाएं जुड़ी थी ना उस घटनाक्रम से। उस बेटी से भी तो संवेदनाएं जुड़ी थी ना उत्तर प्रदेश के लोगों की। मुझको लगता है कि जी। एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि देश में महिला अपराध के प्रति दंड दिलाने में उत्तर प्रदेश जस्ट डबल रेट के साथ है। यानी कि अगर झूठ दो बोल रहे हैं अपराधों आप। में सजा गलत गात और रहे हैं जगह आपके। होती है, महिलाओं तो के उत्तर प्रति प्रदेश उत्तर में 4 प्रदेश अपराधों में में सजा अपराध होती बढ़े है। हैं। इतना तो कहीं बेटर आप- कहीं परफॉर्मेंस देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश ने पॉलिटिकल किया है। ये तो देखिए, आप लोगों के पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप पे आप लोग एक दूसरे पर लगाइए, लेकिन बड़ी बात यह है कि व्यापक सुधार उठाने की जरूरत है। देश के कानून में व्यापक बदलाव लाना होगा हमें। ठीक है, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों से एक एक पॉलिटिकल रिएक्शन ले लिया। दिलीप जी, क्या लगता है कानून में कितना बड़ा बदलाव करना होगा? क्योंकि ऐसी घटनाएं थम नहीं रही। स्वाति जी, कानून में बदलाव की जरूरत नहीं है। और ये हर बार जब भी कोई घटना होती है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि हर बार जब कोई घटना होती है तो जनता या राजनीतिक पार्टी एक नए कानून की मांग करने लगती है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो हमारे कानूनों से ऑलरेडी कवर ना हो। और अभी मैंने कहा कि आप जितने कानून बना देंगे उतना ही कंप्लायंस डिले होगा, लीगल प्रोविजंस की ओवरलैपिंग होगी, जिसका फायदा अपराधियों को मिलता रहा है और मिल रहा है, जिसकी वजह से जस्टिस डिले होता है। उसका कारण ही यही होता है कि आपके यहाँ हर सिचुएशन को लेकर के कानून बना दिया गया। अब जिस बात पर हम बहस नहीं, कर रहे हैं बात दिलीप जी, बात सजा की है। अभी जो उत्तर प्रदेश में कानून है वहां पर सजा 5 साल तक की है, और अगर इसमें कुछ बदलाव होंगे, कुछ संशोधन होंगे तो शायद सजा बढ़ जाए, जुर्माना बढ़ जाए, तो शायद अपराधियों के मन में खौफ पैदा हो। नहीं, सजा बढ़ जाना, देखिए हर चीज के लिए सजा का प्रावधान पहले से है। सजा बढ़ जाने की बात नहीं है, सजा कितनी जल्दी मुकर्रर करी जाती है ये महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ सिविल और क्रिमिनल केसेस को लेकर के कोई टाइम बारिंग निश्चित नहीं है कि कितने दिन में इस केस का मुकदमा फाइनल हो जाना चाहिए। ये चीज नहीं है। आप देखिए 20 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल तक मुकदमे चलते हैं। ये न्याय प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए। आप जैसे मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे यहाँ टैक्स के केसेस होते हैं, टैक्स केसेस में टाइम लिमिट फिक्स है कि अगर इस ईयर का मुकदमा लगा है तो ये इतने दिनों के अंदर फाइनल होना ही होना है। जिस लेवल पर है हर लेवल को एक टाइम लिमिट दी जाती है। यही काम सिविल और क्रिमिनल के केसेस में क्यों नहीं सरकार कर देती है? आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी में प्रावधान ला करके कि इस नेचर का अगर केस है तो इस नेचर का केस इतने दिन के अंदर डिस्पोज होगा ही होगा। लोअर कोर्ट को टाइम लिमिट दे दीजिए, हायर कोर्ट को टाइम लिमिट दे दीजिए और सुप्रीम कोर्ट को भी टाइम लिमिट दे दीजिए। जब आप टाइम लिमिट कर देंगे, जब चीजों को टाइम बाउंड कर देंगे तो उनका डिस्पोजल होगा ही होगा। दूसरा, इस देश में इतनी सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होने के बावजूद भी, उत्तर प्रदेश में एशिया की सबसे बड़े हाई कोर्ट बन जाने के बावजूद भी उसमें न्याय देने वाले जजेस की कमी है। तो आप जजेस डिप्लॉय करिए, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जजेस को अपॉइंट करिए, न्याय प्रक्रिया को पूरी तरीके से सुचारू करिए और टाइम लिमिट फिक्स कर दीजिए। जैसे अभी हो रहा है कि लव जिहाद को लेकर के नया कानून बनना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि श्रद्धा के केस में हम बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? श्रद्धा का मर्डर हुआ है। मर्डर के लिए सजा हमारे कानून में ऑलरेडी दी हुई है। अब वो मर्डर लव जिहाद की वजह से हुआ, आपसी रंजिश की वजह से हुआ या इंपल्सिव एक्शन की वजह से हुआ, इसके लिए अगर आप कानून बनाने बैठ जाएंगे तो फिर आप हर सिचुएशन को लेकर के कानून ही बनाते रहेंगे। ठीक है, मधु तिवारी जी, एक रिएक्शन। क्या कानून बनाने से वाकई रास्ता हल हो जाएगा? जो पॉइंट उठा रहे हैं दिलीप जी।
देखिए, हमारे देश के अंदर कानून तो बहुत हैं, समय भी बहुत लंबा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली हम माएँ ये चाहते हैं कि अब बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। कल हैदराबाद का किस्सा हुआ, आज ये किस्सा हुआ, अभी थोड़ी देर बाद दूसरा होगा, कल परसों दूसरा होगा। तो ये बेटियां कब तक ऐसे बलि चढ़ती रहेंगी? कुछ तो ऐसी रोक लगाएं, चाहे हमारे थ्रू, चाहे गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे पॉलिटिक्स के थ्रू, चाहे जैसे भी, कुछ ऐसा होना ही चाहिए कि लोगों के अंदर भय पैदा हो। जब तक भय नहीं पैदा होगा तब तक लोग निडर होकर काम करते रहेंगे। और निडरता लोगों को कहाँ तक ले जाती है भाई, कि इतना बड़ा कर्मकांड हो जाता है, इतना इंसान निडर हो सकता है। और डर किस चीज़ से पैदा होगा? जब तक कानून सख्त होगा। अगर कानून सख्त होगा तो शायद डर पैदा होगा, और डर अगर पैदा होगा तो हमारी देश की बेटियां सुरक्षित होंगी। ठीक है नेहा श्री जी, क्योंकि आप भी ऐसे मामलों में आप देखती होंगी, तमाम बार आरोपी शुरुआत में स्वीकार ही नहीं करते हैं, उस कह सकते हैं उस स्थिति पर ही नहीं पहुंच पाते, और कई बार वो बच भी जाते हैं सजाओं से और उन्हें बीमार कह दिया जाता है। तो ऐसे घटनाओं को आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा मेंटल ट्रॉमा हुआ होता है उनके साथ, या फिर वो इसी तरीके की पोजीशन से स्टार्ट से ही चलते आते हैं? नेहा श्री, देखिए, सारी बातों को मैं सुन रही थी, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, और जाहिर सी बात है जो जिस चीज़ का विशेषज्ञ है उसका वही पहलू उठाना चाहता है। लेकिन मैं भी अपने प्रोफेशन से जो मेरा अनुभव मैं कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर हमें सिखाना है तो हमें बच्चे को हम उपहार भी देते हैं, और अगर हमें उसका गलत भाव हटाना है तो हम उसको सम टाइम पनिशमेंट भी देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पनिशमेंट ज़रूरी है, लेकिन पनिशमेंट अगर डिले होती है या बहुत डिले होती है तो उसका रेलेवेंस ख़त्म हो जाता है, और उसका इम्पैक्ट और उस जितनी देर वो प्रोसेस में जाता है उसके बीच में न जाने कितनी घटनाएं और अकर हो जाती हैं। तो यहाँ पर कानून और प्रोसीजर और पुलिस और कोर्ट बहुत बात का विषय है, लेकिन मुझे जितने लोग यहाँ पे अभिभावक सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ वक्त बिताएं, उनके हाव भाव को नोटिस करें, उनसे खुलकर बात करें, और उनको ये विश्वास दिलाएं कि वो जो भी बात कहते हैं उनको सुनेंगे। कम से कम उनके मन में जो चीज़ें हैं वो आपको पता तो चलेंगी। जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं उनको तो चलिए बहुत कुछ पता भी चल जाता है, लेकिन जो बच्चे बाहर रह रहे हैं, ये केस भी बाहर का है कि दोनों साथ रहते थे, दूर रहते थे, तो कहने का मतलब ये है कि एक कम्युनिकेशन परमानेंट बने रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक दूसरे को ऑब्जर्व नहीं करेंगे या आप उसकी चीज़ों को समझेंगे नहीं, या हर वक्त एक डर बहुत ख़राब चीज़ होती है कहीं कहीं, कि हमें डर है कि वो क्या करेंगे, इसके लिए हम और गलत काम करते चले जाते हैं। 2 गलती करते हैं, 3 गलती करते हैं, 4 गलती करते हैं, फिर वो गुनाह में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बड़ी बात यह कि कातिल मानसिकता कैसे आ जाती है? कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो हत्यारा बना देता है किसी व्यक्ति को, किसी नॉर्मल व्यक्ति को? देखिए, कातिल बना देना एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं जिद। और जिद जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है, पॉजिटिव चीज़ को अचीव करने की भी होती है, और नेगेटिव चीज़ को भी अचीव करने की होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कंस्ट्रक्टिव है कि मुझे जिद है कि मैं 7 फ्लोर की मंजिल खड़ा कर दूंगा, या आपका दिमाग डिस्ट्रक्टिव है कि मैं इसको कैसे काटूं, मैं उसको देखने की कोशिश करूंगा। कि अगर किसी बच्चे को कह दिया जाए कि आप प्रोजेक्ट बनाओ तो वो ये ढूंढने की कोशिश करेगा कि मैं लकड़ियों से इसको कैसे बनाऊं। लेकिन अगर किसी का दिमाग डिस्ट्रक्टिव ही हो गया है कि उसको यही काम करना है और उसको कभी रोका नहीं गया, ऐसा बिल्कुल, मैं बार बार ये बात कह रही हूं, जैसा कि संजय जी ने अभी कहा कि अभी चीजें बहुत ही कम पता हैं, और हम शायद आज ही अगर मैं आपको एक खबर बता दूं, दिल्ली में एक बेटे ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। देखिए, इसमें ना तो धार्मिक एंगल है, ना लव का एंगल है। बिल्कुल। एक बच्चा, उसने अपनी मम्मा, पापा, दादी और बहन को मौत के घाट उतार दिया। मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहती हूँ। आपने जो बात कही, अगर कोई बच्चा इस तरह का कृत्य कर रहा है, बच्चा कर रहा है, बड़ा कर रहा है, अगर बच्चा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो हमारे जहन में 12-13 साल की तस्वीर सामने उभर के आती है। अगर कोई इस तरह का कृत्य कर रहा है तो मैं उस परिवार के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी उसने इसके पहले एग्रेशन घर में नहीं दिखाया? क्या कभी उसने बदतमीजी आपके साथ नहीं की, या कभी उसने तोड़फोड़ नहीं की, या किसी से अब्यूजिव भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, या आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं की? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा जो एग्रेशन में ये कृत्य करते हैं, या फिर वो खुद को भी सुसाइड करते हैं, मैं दोनों की बातें कर रही हूँ। ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं बहुत दिन से इस चीज के बारे में बीज धीमे धीमे बोता चला जाता है, और फिर एक दिन वो आपके एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मैं बिल्कुल इस बात को डिनाई करती हूँ कि ये सडन आया और आपने सडन इतना बड़ा काम कर दिया। सडन हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, सडन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है।
दिलीप यशवर्धन जी, हालांकि आप कानून से जुड़े जानकार हैं, लेकिन डेटिंग एप्स भी बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं हमारे देश में। डेटिंग एप्स की बात करें, वेब सीरीज चल रही हैं, राइट, फिल्में भी बहुत हद तक कसूरवार हैं ऐसी घटनाओं के पीछे। इन पर कैसे लगाम लगे? सरकार को लगाम लगाने की ज़रूरत है कि सरकार को ये बातें नहीं पता हैं कि इंटरनेट पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या सरकार उन पर रोक नहीं लगा सकती? ये जो डेटिंग ऐप्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, बहुत सारी एक बहुत कॉमन सी बात होती है कि जिस चीज़ का बाजारीकरण हो जाता है उस चीज़ को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ इस समय प्यार, इमोशंस, रिलेशंस, इन सब का बाजारीकरण हो गया। और बाजारीकरण का मतलब जो डेटिंग एप्स हैं या जो इंटरनेट पे मटेरियल अवेलेबल है हर तरह का, चाहे वो सेक्सुअल मटेरियल हो, चाहे वो एक्सप्लोसिव मटेरियल हो, हर तरह का मटेरियल आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो क्या सरकार इन चीज़ों पर रोक नहीं लगा सकती? आपने साइबर सिक्योरिटी लॉ तो बना दिया, साइबर सिक्योरिटी में ये जिम्मेदारी तो ठहरा दी कि अगर हमसे कोई गलती होगी तो हम कसूरवार हो जाएंगे। आप लेकिन जो गलतियां करने का माध्यम है उन माध्यम पे तो आप कोई रोक लगा ही नहीं रहे हैं। YouTube पे देख लीजिए, गूगल पे देख लीजिए, या बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो वल्गैरिटी परोसती हैं, हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। ये सरकार को भी पता है। आपने भी सुना होगा कि कई बार सरकार के मंत्री संसद में बैठ करके खुद ये चीज़ें देखते हुए पाए गए हैं, पहले ऐसा केस आ चुका है। तो जब संसद में ये चीज़ें मालूम है और ये सारी चीज़ें रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, सरकार इन चीज़ों को लेकर के करती है। और यहाँ सख्त होने की ज़रूरत है, यहाँ पर सख्त बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारा जो वायलेंस है या बहुत सारी जो चीज़ें इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनका नतीजा या उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं वेब वर्ल्ड से निकलता है, या डार्क वेब एक जो चल रहा है वो निकलता है। तो ये चीज़ें सरकार के माध्यम से और कानून में सख्ती लाके ही रोकी जा सकती हैं। मैं इस बात के लिए कई बार कह चुका हूँ कि सरकार को चाहिए कि इंटरनेट पे जो कंटेंट अवेलेबल है वो कंटेंट प्योरीफाई होने के बाद ही आना चाहिए। अगर वो एजुकेशनल कंटेंट है तो जरूर लाइए। ठीक है। एक रिएक्शन नावेद जी आपसे मैं ले लेती हूँ, क्योंकि ये जितनी घटनाएं घटित हुई, चाहे श्रद्धा की बात कर लीजिए, निधि की घटना की बात आप कर लीजिए, एक बात निकल कर सामने आई, बहुत से लोगों ने कही कि हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जाता है। ऐसा आपको लगता है? ये पॉलिटिकल बिंदु है और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जो इस तरह की घटनाओं को और इस तरह के बर्बरता को रोकने की जो एक मुहिम और एक लड़ाई है उसको ब्रेक लगाने वाली ये बात है। क्योंकि जब ध्यान भटक जाता है ना तो सही दिशा जो है वो गलत दिशा में चली जाती है और एनर्जी लॉस हो जाती है। पहली चीज़ तो ये कि जैसे कि सब लोग मानते हैं इस बात को कि समाज में कोई भी अपराधी किसी एक धर्म से नहीं होता है। अगर आप आंकड़े और पूरे इस तरह की घटनाओं को सामने आइए तो निर्भया कांड में क्या कौन सा जिहाद था, ये जो घटनाएं घट तंदूर कांड में कौन सा घटनाएं थी, इस तरह की 200 अगर घटनाएं लिखी जाए तो ये कहा जाए कि ये जैन ने किया था तो जैन वाला कोई एक जिहाद होगा, ये हिंदू वाला जिहाद होगा। आप इस देश की अगर इस तरह की घटनाएं जिन्होंने इस देश को हिला दिया है, इस तरह की 10 घटनाओं को अगर नाम लीजिए तो ऐसा तो नहीं कहा जाएगा ये इस धर्म से जुड़ा हुआ था। निर्भया वाला कांड में कौन सा जिहाद था, कौन सा जिहाद, या तंदूर कांड जिसने पूरे देश को हिला दिया था, शाहरुख अंकिता की बात भी कर लेते हैं। मेन चीज ये कि समाज के हर धर्म, हर समाज, हर तबके में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। ये जरूर है, शर्मिंदा होता है वो धर्म, वो समाज शर्मिंदा होता है जिसके बीच का कोई भी व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है। इसलिए उस समाज की ये दायित्व बनता है कि अपने समाज को नफरत से दूर रखें। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने मुझे समय नहीं दिया जो निकल के आई, मुझे तो लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकली कि कानून में कोई दोष नहीं है। हर कानून में इस तरह के जघन्य अपराध की जो सजा है वो है, लेकिन मेन चीज इसका एक बॉन्डेशन, एक टाइम होना चाहिए जिसके अंदर जितना बड़ा अपराध है उतने जल्दी हो। जैसे कि नेहा जी ने कहा कि बाद में ठंडा पड़ जाता है मामला, साइकोलॉजिकल एक होता है। दूसरी बात जो निकल के आई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनेट, देखिए हम संस्कारों से दूर हो रहे हैं और संस्कारों को दूर करने के लिए हम इंटरनेट और टेलीविजन ने भी दूषित किया है। माफ कीजिएगा, मैं टीवी के चैनल पर ही बैठा हुआ हूं, टीवी ने भी इसको किया और इंटरनेट। दूसरी बात, सरकार के ऊपर दोष हम दे सकते हैं, लेकिन हमारे घर में हमारे माँ बाप क्या करते हैं? जब 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा सिर्फ मोबाइल लिए रहता है, कैसे आप सरकार को दोष देंगे? आपके घर में करंट है, पावर है, आपको उसको इस्तेमाल करना है, लेकिन बच्चा उस करंट से मर ना जाए ये भी आपको देखना है। इसलिए घर वालों को, समाज को अपने संस्कार विहीन बच्चों को, समाज को, जवानों को, बच्चों को नहीं करें। इंटरनेट से दूरी बनाए, और इंटरनेट उपयोगी भी है, उसके ऊपर पाबंदी पूरी तरह से नहीं हो सकती है, ये असंभव बात है।
आपकी, हमारी, ये सबकी समाज की जरूरत है कि अपने बच्चों को, अपने युवाओं को इस Watch कम से करें, कम उसको देखें। एक बैलेंस बना के चले। वहां से हैवानियत पैदा हो रही है और हमारे संस्कार जो है वो खत्म हुए जा रहे हैं, खत्म क्योंकि हो रहे संस्कार टीवी के और इंटरनेट के और पूरा दिन इसमें गुजर जाता है, पूरा सारा दिन दिन। पागल हो गए हैं सब बिल्कुल, लोग, बिल्कुल। और यही बर्बरता सामने आ रही है। ठीक है, और ऐसी घटनाओं से विश्वास के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कहीं ना कहीं विश्वासघात ऐसी घटनाओं में निकलकर सामने आता है और लोग फिर ये प्रवृत्ति भूल जाते हैं। आप कह रही थी नेहाश्री जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं एक एक पॉलिटिकल रिएक्शन ले लेती हूँ कि वक्त बहुत कम रह गया। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये इस तरह की जो घटनाएं हैं ये सब बिहेवियरल प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, और जो व्यवहार है, संस्कार है, वो परिवार से निकल के स्कूल में जाता है, स्कूल से निकल के कॉलेज में जाता है। आप कैसे माहौल में पल बढ़, एक व्यक्ति इंटेलिजेंस लेके पैदा होता है लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस उसको समाज देता है, सोशल इंटेलिजेंस उसको समाज देता है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को सोसाइटी देती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बिहेवियरल हर चीज, उठना बैठना, बोलना, बात करना, किस बात पे क्या रिएक्शन दे रहे हैं, मुझे लगता है हर बात पर आपका गौर, आपकी पेरेंटिंग का, सोशल स्किल ट्रेनिंग, ये स्कूलों को भी इस पर प्रभाव देना चाहिए। और मैं जो शिक्षक अपने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि आप पर बच्चा, स्कूल का बच्चा बहुत ट्रस्ट करता है, अपने टीचर को बच्चा रोल मॉडल मानता है, तो आप अपने लेक्चर के बीच, अपने पढ़ाई लिखाई के बीच 5 मिनट बच्चों से ऐसी खुलकर बातें जरूर करें कि बेटा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो तुम मुझसे आकर कहो, तुम्हारी बात कहीं नहीं कही जाएगी। विश्वास मानिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ये बात रिपीटेशन होगी, वो बच्चा खुद छठी बार खड़ा होके एक बार हिम्मत करके वहां तक जाएगा। तो ये हर जगह का अगर एक सेफ्टी सिक्योरिटी का माहौल घर, स्कूल, बाजार, हर जगह में मिलेगा तो हम अपनी जो भी प्रॉब्लम, नेगेटिविटी है उसको डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन हर जगह फियर, डर और बेइज्जती का ख्याल रहेगा तो बहुत सारी चीजें हम दबा के बैठेंगे और एक दिन वो गलत चीजों में कृत्य सामने आ जाएगा। ठीक है संजय जी, देखिए महत्वपूर्ण चर्चा थी ये। डिबेट का जो मेन टाइटल था, सबक क्या ले ऐसी घटनाओं से, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी आपकी ही सरकार है, केंद्र में भी आप ही की सरकार है, जाहिर सी बात है कानून भी आपको ही बनाना होगा। तो क्या लगता है ऐसी घटनाओं पर क्या होना चाहिए, कितना प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए कि आगे नज़ीर बन सके ऐसे मामले? देखिए, मुझे लगता है कि इस मामले में तो सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि महिलाओं के प्रति नज़रिए में परिवर्तन आना चाहिए। अगर कोई संस्कृति ये सिखाए कि हम महिलाएं एक साथ पढ़ नहीं सकती, महिलाएं एक साथ रह नहीं सकती, महिलाएं एक साथ खाना नहीं खा सकती, महिलाओं की पढ़ाई अलग होनी चाहिए, तो महिलाओं के प्रति नज़रिए में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस प्रकार की घटनाएं होंगी। और महिलाएं आगे बढ़े, महिलाओं में समानता हो, समानता के साथ उनका अधिकार हो, समाज उसको स्वीकृति प्रदान करे। महिला केवल उपयोग की वस्तु नहीं है, महिला कोई जीती हुई जागीर नहीं है, महिला कोई स्लेक्स सेव्स नहीं है जैसा हमने अफगानिस्तान में देखा। अगर गुजरा भत्ता मिलने की बात है तो उसे नहीं मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि महिलाओं के प्रति नजरिया बदलेगा तो इस प्रकार की घटनाओं पर निश्चित रूप से रोक लगेगी। 10 मिनट 10 सेकंड में अपना रिएक्शन दे दीजिए, बस जवाब दे दीजिए। जी जी। आरएसएस में महिला विंग है क्या, या महिलाओं के लिए कोई स्थान है क्या? हाँ है। कहाँ है? है बिल्कुल है। कहाँ है? आप अपने परिवार के लोगों को भेजिए, उनका स्वागत है। नहीं, आप पहले अपने परिवार से तो भेजिए, पहले उनको तो शामिल करवाइए। अरे है उसमें, कहाँ है भाई? उनका है, उनका विंग है, काम करता है। हमें बताइए। मैं राजनीति अरे है संजय। अरे संजय जी, चैनल आप भेजिए, निश्चित रूप से उनको प्रशिक्षण मिलेगा। बोलिए, जिस संगठन का आज तक कोई महिला विंग अरे नहीं है, जिसमें महिलाओं के आप भेज के तो देखिए भाई, लोग आज महिलाओं की बात कर रहे हैं। आप अपना नजरिया बदलिए, आप नजरिया बदलिएगा, क्योंकि देश में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है। नजरिया आपको बदलने की जरूरत है। आप नजरिया बदलिएगा तो समाज का नजरिया भी बदलेगा, तभी हम बेहतर कर पा रहे हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने पहले अपना नजरिया। देखिए, हम सभी को नजरिया बदलने की बहुत जरूरत है, और जो कानून बने हैं उनमें भी ये सोचने की ज़रूरत है कि कानूनों में कमी कहाँ से, लूप होल्स कहाँ पर है, ये सभी को सोचने की ज़रूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में फिलहाल आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।